अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये ग्रेड 10th और ग्रेड 11 दोनों फिज़िकल केमिस्ट्रीज़ में ये पढ़ाया जाता है। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि दोनों ग्रेड जो हैं यानी ग्रेड 10th और ग्रेड 11th जो है उनके दोनों के सिलेबस जो है एक ही लेक्चर में उसको कवर किया जा सके। आइए शुरू करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, ये डिटेल आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम डिफाइन करने से पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कितने किस्म के रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबिलिटी के और इरिवर्सिबिलिटी के हवाले से। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहले पढ़ते हैं। मेरे पास दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, दूसरे को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस? रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो बैक वक्त जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में प्रोसीड करते हैं, दोनों में होते रहते हैं। तो इस किस्म के रिएक्शंस को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस को यूँ डिफाइन किया जा सकता है those chemical reactions which proceeds in forward as well as backward direction under same conditions are called reversible reactions. अब ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो बैक वक्त एक ही हालात में यानी आपने कंडीशंस चेंज नहीं करने, उसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि प्रोडक्ट जो है वो या डिकम्पोज होके या प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट बनाते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऐसे रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में बैक वक्त जो है वो हो रहे होते हैं। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। एग्जांपल ऑफ केमिक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो है हाबर प्रोसेस से एमोनिया प्रिपरेशन जो है, एमोनिया मैन्युफैक्चरिंग। एमोनिया किस तरह से बनता है? एमोनिया मैन्युफैक्चरिंग में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, तो हमें एमोनिया बनता है, NH3 बनता है। केमिकल रिएक्शन उसका यूँ लिखा जा सकता है। इस रिएक्शन में जैसे आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, हमें हासिल होता है एमोनिया। यहाँ पर अगर आप एरो के निशान देख लें तो एरो हमने डाला हुआ है हाफ एरो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और हाफ एरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सच एरो। जब भी हम रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हाफ एरो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और हाफ एरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो लगाते हैं। लिहाजा इसको मैं यूँ लिखूँगा, ये जो हाफ एरो है, अच्छा जिस तरह मैं बात कर रहा था कि ये रिवर्सिबिलिटी शो करता है आपका हाफ एरो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाफ एरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये आपको शो करेगा कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी एक रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास जो एरोज़ होते हैं वो इस अंदाज में लिखे जाते हैं। तो जब कभी भी आपके पास किसी रिएक्शन में हाफ एरो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो, हाफ एरो इन बैकवर्ड डायरेक्शन हो, तो इससे आप समझ जाएं कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर एरो जो है वो फुल एरो हो और एक डायरेक्शन में हो और आमतौर पर हम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट साइड हो यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो, तो इस किस्म रिएक्शन को फिर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं उसको कहते हैं और उसको फुल एरो से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूँ कि इस रिएक्शन में जिस तरह मैंने बताया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, एमोनिया बनाते हैं। अभी एमोनिया जो है उन्हीं कंडीशंस पे वापस डिकम्पोज होके, वापस तख्लील होके, डिसोसिएट होके वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। लिहाजा इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा होता है। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। Other examples of reversible reactions are given as, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके साथ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी
कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो क्या होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि वो रिएक्शन वापस उसी तरफ आता है जहाँ से ये शुरू हुआ होता है, तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब दूसरा किस्म जो रिएक्शंस है उसको कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में वापस कन्वर्ट नहीं हो सकते अंडर सेम कंडीशंस, यानी उन्हीं हालात पे प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम यूँ डिफाइन करते हैं, यानी ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हों उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल केमिकल reactions or irreversible reaction. For example, decomposition of calcium carbonate, the thermal decomposition of calcium carbonate is an irreversible reaction if the reaction take place in open container. Thermal decomposition of calcium carbonate in open container is an example of irreversible reaction. यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ लिखा है ओपन कंटेनर। अच्छा, वो तमाम के रिएक्शंस जो होते हैं जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो वो ओपन कंटेनर में अगर होते हैं तो इरिवर्सिबल होंगे, याद रहें। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक बात लिख सकता हूँ कि रिएक्शंस जो हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस मस्ट टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर। तो अगर क्लोज कंटेनर में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन अगर वही रिएक्शंस जो हैं आप ओपन कंटेनर में करते हैं और ख़ास तौर पर जब उसमें गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या गैशियस रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस किस्म के रिएक्टेंट्स जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि वो गैसेस एस्केप हो जाते हैं, गैसेस निकल जाते हैं, तो बाकी पीछे जो है रिएक्शन के लिए कोई चीज़ नहीं बचती। मिसाल के तौर पर इस रिएक्शन में अगर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो मेरे पास ये सॉलिड बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी एक सॉलिड है। अब अगर ये ओपन कंटेनर में होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप कर जाएगा, लिहाजा यहाँ पर वापस भी जो है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा कि वो रिएक्ट करे और कैल्शियम कार्बोनेट बनाए। तो ये ओपन कंटेनर में ये रिएक्शन जो है वो क्या होगा, ये इरिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन लेते हैं किसी क्लोज कंटेनर में जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप ना हो, तो उस सूरत में ये रिएक्शन जो है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अच्छा, अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और ये किस किस्म के रिएक्शंस में ये इस्टेब्लिश हो सकता है। केमिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया। अब इस रिएक्शन को फ़र्ज़ कर लें, जब शुरू में आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं तो इसकी मकदार ज़्यादा होती है, यानी कंसनट्रेशन नाइट्रोजन हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, जबकि एमोनिया कंसनट्रेशन जो है वो क्या होती है, शुरू में ज़ीरो होती है, मतलब एमोनिया बना नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंसनट्रेशन जो है मैक्सिमम होगी और एमोनिया कंसनट्रेशन जो है मिनिमम या ज़ीरो कंसनट्रेशन उसकी होती है। लेकिन जब रिएक्शन शुरू हो जाता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और इसी तरह से एमोनिया बनता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास रिएक्टेंट्स का यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंसनट्रेशन कम होता है और एमोनिया का कंसनट्रेशन जो है वो बिल्डअप हो जाता है। जब एमोनिया कंसनट्रेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है और आपके पास ये रिएक्शन जो है एमोनिया वापस डिकम्पोज होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाने लगता है। कुछ देर बाद ये रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, तो ये जो फॉरवर्ड रेट है और ये बैकवर्ड रेट है ये बराबर हो जाते हैं। उस स्टेज को जिसमें आपके पास किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो फॉरवर्ड रेट है या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो उस स्टेज को हम कहते हैं
केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम इज सच एन इक्विलिब्रियम इन विच टू अपोजिंग चेंजेस टेक प्लेस एट इक्वल रेट। यानी वो इक्विलिब्रियम जिसमें दो मुखालिफ तब्दीलियाँ एक ही रफ्तार से रूनुमा हो रही हों, तो इस किस्म के रिएक्शन को या इस किस्म के इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम भी डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर भी दो मुखालिफ तब्दीलियाँ एक ही रफ्तार से हो रही हैं। इस वजह से इस रिएक्शन को या इस इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। अब आते हैं एक जनरल रिएक्शन पर, इसको अप्लाई करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम को, और हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन जो चेंजेस आती हैं इस दौरान और इक्विलिब्रियम के दौरान कैसे आती हैं। अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट्स ए और बी जो है वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट सी बनाते हैं रिवर्सिबली, तो इसके लिए केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक जनरल केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए और बी रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबली, प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं। हम ये भी फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है सब गैसियस स्टेट में हैं। दूसरे अल्फाज में ये रिएक्शन जो है सेम फेज़ में है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं चूँकि वो सेम फिज़िकल स्टेट में होते हैं तो सेम फेज़ उसको कहा जाता है। अगर मैं कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा तो उसको इस तरह से किया जा सकता है। अगर हम एक ग्राफ लेते हैं और ग्राफ के एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे जो है हम कंसंट्रेशन लेते हैं, तो शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है मैक्सिमम होता है। हम ये भी यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि रिएक्टेंट ए और बी का कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है, तो शुरू में ए और बी का कंसंट्रेशन जो है वो हाई होता है और सी और डी का कंसंट्रेशन जो है वो ज़ीरो होता है। जो रिएक्शन प्रोसीड होता है, जो रिएक्शन होता रहता है, तो ए और बी के कंसंट्रेशन में कमी आती है, सी और डी की कंसंट्रेशन में जो है वो इजाफा होता है। तो इसके ग्राफ के ज़रिए यूँ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट ए और बी के कंसंट्रेशन में जो है वक्त के साथ साथ डिक्रीज़ आ रहा है, जबकि सी और डी के कंसंट्रेशन में वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ आ रहा है। अब एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर आपके पास जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के लिए जो कर्व होता है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये टाइम एक्सिस है, ये दोनों कर्व्स जो है ये प्रोडक्ट कर्व है और ये रिएक्टेंट कर्व है। तो ये रिएक्टेंट कर्व और प्रोडक्ट कर्व जो है ये एक दूसरे के भी पैरेलल हो जाते हैं, उसके अलावा ये टाइम एक्सिस के भी पैरेलल हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस स्टेज पे जब ये रिएक्टेंट जो है कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है उसमें फिर मज़ीद इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं आता, जिसकी वजह से आपके पास ये जो कर्व्स हैं ये टाइम एक्सिस के मुतवाज़ी हो जाते हैं। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि इस स्टेज के बाद ये जो रिएक्शन होता है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है और वो ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम हो। यानी सेम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकती, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं ये कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होते हैं। यानी जब आप एक स्टेज के बाद इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है और उसके बाद आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं, तो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में ना तो कोई इंक्रीज़ आया हुआ होता है और ना ही कोई डिक्रीज़ आया हुआ होता है। इसका मतलब है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट एट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पे
इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं चूँकि इस रिएक्टेंट यहाँ पर एक मिक्सचर बनता है जिसमें रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स में होते हैं, इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि एट केमिकल इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कांस्टेंट। बात करते हैं कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। अगरचे आपका 10th ग्रेड के इस चैप्टर का आखिरी जो है टॉपिक है, लेकिन हम इसके साथ पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कंडीशंस फॉर केमिकल। हमारे पास तीन कंडीशंस है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। जो पहला कंडीशन है वो ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट and this concentration is also known as equilibrium concentration. इस concentration को हम equilibrium concentration भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि concentration of reactants and products constant रहते हैं। याद रहे constant है, same नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि उनकी concentration जो वो same हो और हम उसको फिर chemical equilibrium कहें। हाँ, कांस्टेंट हो सकते हैं, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकते हैं या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकते हैं या इवन बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन वो बराबर होने वाली बातें या चांसेस जो हैं बहुत कम होती हैं। रेयरली जो है हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो इक्विलिब्रियम पे इक्वल होती हैं। दूसरी जो कंडीशन है तो ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ ऑलवेज एस्टेब्लिश इन क्लोज कंटेनर, क्योंकि क्लोज कंटेनर में अगर आप केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करते हैं और उसमें कहीं पे गैशियस जो स्पीशीज़ होती हैं तो गैशियस स्पीशीज़ जो है वो एस्केप नहीं हो सकती, जैसे इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ एस्टेब्लिश्ड इन क्लोज कंटेनर। यानी अगर आप किसी भी रिएक्शन में कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है या जहाँ पे इक्विलिब्रियम ने इस्टेब्लिश होना है उस पॉइंट को ये चेंज नहीं कर सकता, उस पॉइंट को ये इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ मदद दे सकता है आपको कि इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी इस्टेब्लिश हो, क्योंकि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को इक्वली एक्सेलरेट करता है, दोनों को इक्वली जो है वो इंक्रीज़ करता है। इस वजह से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को इफ़ेक्ट नहीं करता। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इंशाल्लाह लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के हवाले से, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने भाई बहन को रिकमेंड कीजिएगा कि ये 10th से रिलेटेड ज़्यादातर ये टॉपिक था, लिहाजा ये आपके जो छोटे बहन भाई हैं उसके लिए ये वीडियो मुफीद रहेगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।